नमस्कार साथियों, इजी इजी लाइफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा कि इस सीरीज़ में आज हम कक्षा 8 हमारा राजस्थान के चैप्टर 1 18वीं सदी का राजस्थान शुरू करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि 18वीं सदी की शुरुआत में राजस्थान में क्या-क्या परिस्थितियाँ थी, जिनका आगे चलकर कैसा विश्लेषण होगा, उसको देखते हैं। यहाँ पर हमने इस चैप्टर में बहुत ही फैक्ट टू फैक्ट चीज़ें ली हैं, तो प्लीज़ आप उसे क्लास 8 के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही पढ़ें। इन सब के बारे में हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे 9th क्लास में, 10th क्लास में, 11th एंड 12th में भी हमें यही पढ़ना है। तो अब आइए देखते हैं। 1711 ईस्वी में सर्वप्रथम मराठों का मेवाड़ में प्रवेश हुआ। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में मराठों का प्रवेश कहाँ से हुआ था और कब हुआ था। तो हमें ध्यान रखना है कि 1711 में मराठों का प्रवेश मेवाड़ से हुआ था, यानी कि राजस्थान में मराठों की एंट्री मेवाड़ क्षेत्र से शुरू हुई थी। 1720 ईस्वी में पेशवा बाजीराव का लक्ष्य मराठा ध्वज अटक से कटक तक को फहराना था। यानी कि इन्होंने लक्ष्य रखा था पेशवा बाजीराव जी ने कि इन्होंने मराठा के ध्वज को अटक से कटक तक के, यानी कि भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक पूरी तरह से मराठा राज्य को स्थापित करना है। 1726 में मराठों ने कोटा व बूंदी पर आक्रमण किए। 1728 ईस्वी में देखिए कैसे जल्दी-जल्दी समय बीतता जा रहा है और मराठों का राजस्थान में आगमन ही नहीं हुआ, बल्कि उनका वर्चस्व भी बढ़ने लग गया है। 1728 ईस्वी में डूंगरपुर बांसवाड़ा के शासकों ने खिराज देना स्वीकार कर लिया, यानी मराठों ने अपना वर्चस्व इतना बढ़ा लिया कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा के शासक तो तैयार ही हो गए कि लो जी हमसे खिराज ले लो। खिराज क्या था? कृषि भूमि पर लगने वाला कर। फिर है 22 अप्रैल 1734 ईस्वी में मराठों ने बूंदी शासक बुद्ध सिंह को पुनः वहाँ का शासक बनाया। यह मराठों का राजस्थान की राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप था। इसका मतलब ये है कि 22 अप्रैल 1734 ईस्वी में क्या हुआ था कि मराठों ने बूंदी शासक बुद्ध सिंह को पुनः वहाँ का शासक बनाया। पहले इन्होंने क्या किया कि इन्होंने हर क्षेत्र पे अपना-अपना कब्ज़ा करना शुरू कर दिया और वहाँ से कृषि भूमि पर लगान भी लेना शुरू कर दिया। अब इन्होंने राजनीतिक तौर पर अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए जिस बूंदी शासक को पहले अपदस्थ किया था, उसको वापस बिठा दिया उस जगह पे और इस तरह से इनका राजस्थान की राजनीति में प्रवेश शुरू हो गया। अब हुआ क्या कि इस बढ़ते हुए मराठा वर्चस्व के कारण 17 जुलाई 1734 को हुरडा नामक स्थान पर, जो वर्तमान भीलवाड़ा में है, यहाँ पर एक सम्मेलन आयोजित हुआ। इसे हुरडा सम्मेलन कहा जा रहा है। इसकी अध्यक्षता महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने, जो मेवाड़ नरेश थे, इन्होंने की और इस सम्मेलन में सवाई जय सिंह आमेर से, अभय सिंह जोधपुर से, बख्त सिंह नागौर से और महाराणा दुर्जनशाल कोटा से, ये सारे लोग एक जगह पर इस हुरडा नामक स्थान पर इकट्ठे हुए और इन्होंने क्या नीति बनाई कि एक का शत्रु व मित्र, दूसरे का शत्रु व मित्र होगा। यानी कि हमारा दोस्त तो तुम्हारा भी दोस्त, हमारा दुश्मन तुम्हारा दुश्मन की नीति बनाई। पर ये कागजी नीतियाँ रहीं, यानी कि ये सारे शासकों ने इकट्ठे होके नीति तो बना ली कि हम सब इकट्ठे रहेंगे जी, मराठाओं के संपर्क में नहीं आएँगे, उनके साथ हम ज़्यादा काम नहीं करेंगे, है ना? लेकिन क्या हुआ कि उस वक़्त सभी राजा अपने-अपने कार्यों में व्यस्त ही थे। उनकी उनकी उपेक्षाओं की वजह से ये जो नीतियाँ इन्होंने बनाई थी ना, ये कागजी नीतियाँ रह गई, इसकी पालना हो ही नहीं पाई। अब फिर क्या हुआ, इसी तरह से अब उनको महसूस होने लग गया, पेशवाओं को और मराठाओं को, कि राजस्थान में हमारी स्थिति कैसी है, कैसी नहीं, ये देखना ज़रूर सोचना होगा। तो इन्होंने राजस्थान की नीति का आकलन करने के लिए पेशवा बाजीराव ने, देखो कितनी ट्रिक खेलते हैं पेशवा बाजीराव जी, कि पेशवा बाजीराव ने अपनी माता राधाबाई को 1735 ईस्वी में राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर भेजा। अब इनको ये एक ट्रिक थी इनकी एक तरीके से कि ये देखना चाहते थे कि अगर हम हमारे
वर्चस्व को बढ़ा रहे हैं यहाँ पर, तो इसका क्या मतलब हम पर इफ़ेक्ट होगा? जब सारे ये होड़ा सम्मेलन भी हो गया, तो इन्होंने जब अपनी माता राधाबाई को भेजा वहाँ पे 1735 में राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर, और जब ये आराम से वापस आ गई, तब इन्होंने खुद ने क्या किया, 1736 में पेशवा बाजीराव खुद राजस्थान के दौरे पे आते हैं और यहाँ से चौथ, ये चौथ क्या है, मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर, इसकी वसूली की। सॉरी। पहले तो इन्होंने अपनी माताजी को भेजकर यहाँ पर देख लिया कि वो सही सलामत वापस आ रही है कि नहीं, हम पर कोई अटैक तो नहीं होंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो तीर्थ यात्रा पर आई, अपना तीर्थ यात्रा करके चली गई। अब पेशवा जी को ये कन्फर्म हो गया कि नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये 1736 में 36 ईस्वी में खुद पधार जाते हैं और यहाँ पर आकर इन्होंने चौथ वसूली शुरू कर दी। अब ये क्या है, चौथ वसूली मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर। अभी हमने पहले पढ़ा था खिराज के बारे में। खिराज, खिराज क्या था, ये कृषि भूमि पर लिया जाने वाला कर था। कृषि भूमि पर लिया जाने वाला कर ये था। तो अब ये चौथ है, ये मराठों द्वारा अन्य शासकों से, यानी ये खुद भी शासक वर्ग हो गया और दूसरे शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर है कि भाई हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, इसलिए तुम इस चीज़ को कंटिन्यू करो, हमें ऋण दो, सॉरी हमें कर दो और हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। चलो जी ठीक है, ये भी हो गया। अब यहाँ पर उत्तराधिकार राजस्थान के उत्तराधिकार संघर्ष में मराठा भूमिका, ये 1743 से 1750 का ऐसा समय आता है कि आपसी फूट पड़ी हुई है हर रियासत में लगभग, और यहाँ पर इस फूट का नतीजा ही मराठा लोग उठाते हैं और कैसे इनके अंदर रहकर इनके साथ क्या करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जयपुर उत्तराधिकार संघर्ष। जयपुर के इस उत्तराधिकार संघर्ष में हम क्या देखने वाले हैं, हम क्या देखते हैं इसमें, महाराणा अमर सिंह, महाराणा अमर सिंह द्वितीय, ये उदयपुर है के शासक हैं। इनकी पुत्री चंद्रकंवर बाई का विवाह सवाई जयसिंह से 1708 में होता है। देखते जाइए इसमें कैसे कैसे चेंजेस आने वाले हैं, इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं ये आप देखिएगा कि महाराणा अमर सिंह द्वितीय जो है ये अपनी बेटी चंद्रकंवर बाईसा का विवाह करते हैं सवाई जयसिंह से 1708 में। ठीक है, अब होता क्या है, कंडीशन रखी जाती है कि इनका विवाह सवाई जयसिंह से इस शर्त पे होगा कि इनसे जो भी पुत्र होगा वही आगे जाके इस वंश का उत्तराधिकारी बनेगा। अब होता क्या है, 1743 में सवाई जयसिंह की मृत्यु हो जाती है। अब चंद्रकंवर का बेटा होता है माधो सिंह, यानी सवाई जयसिंह का जो बेटा जो चंद्रकंवर से उत्पन्न होता है, ये अपने मामा जगत सिंह के सहयोग से ईश्वरी सिंह सवाई जयसिंह का बड़ा बेटा होता है, इसको चुनौती देता है कि भाई मैं तुम्हें सिंहासन पे नहीं बैठने दूंगा। अब इस चक्कर में राजमहल का और बगरू का दो युद्ध होते हैं माधो सिंह और ईश्वरी सिंह में। माधो सिंह किसका बेटा है, चंद्रकंवर बाई का है, और चंद्रकंवर का जो भाई है जगत सिंह, यानी ये जो उदयपुर का जो सॉरी हाँ उदयपुर का जो शासक है, ये माधो सिंह की हेल्प करता है। मामा भांजा दोनों मिलके युद्ध लड़ते हैं राजमहल और बगरू का, किसके खिलाफ, ईश्वरी सिंह के खिलाफ करते हैं। और यहाँ पे ये जो मराठा सरदार है मल्हार राव होलकर, ये माधो सिंह का साथ देते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, अब यहाँ पे एक दुर्घटना ये हो जाती है कि हर गोविंद सिंह नाटानी, ये सेनापति होता है किसका, ईश्वरी सिंह का। ईश्वरी सिंह का जो सेनापति है हरगोविंद नाटानी, ये धोखा दे देता है किसको, ईश्वरी सिंह को धोखा दे देता है, जिसकी वजह से ईश्वरी सिंह आत्महत्या कर लेते हैं और माधो सिंह जयपुर का शासक बन जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं जोधपुर उत्तराधिकार संघर्ष। ये मराठों से मिल जाते हैं ना जाके माधो सिंह को बनाने के लिए,
अगला शासक ये जो हरगोविंद नाटानी, जिसके बारे में हमने भी पढ़ा, हरगोविंद नाटानी जो है माधो सिंह से और मराठों से जाके मिल जाता है, जिसकी वजह से ईश्वरी सिंह आहत हो जाते हैं और इन्होंने आत्महत्या कर लेते हैं। फिर है जोधपुर का उत्तराधिकार संघर्ष। अब जोधपुर में किस किस के बीच में उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ? अब यहाँ पर संघर्ष हुआ था राम सिंह और बख्त सिंह के बीच में, और यहाँ पर इनके दोनों के बीच में उत्तराधिकार के संघर्ष के कारण मध्य प्रदेश से जो पेशवा, सिंधिया और होलकर मराठा थे, मध्य प्रदेश से आगे जो प्रदेश हैं, वो सारे ये जो तीनों जो थे, ये बहुत ज़्यादा वर्चस्व इन्होंने अपना राजस्थान में बना लिया। जोधपुर में इनका काफ़ी हस्तक्षेप बढ़ गया, जिसकी वजह से राम सिंह को भी आधा राज्य मिल गया। अब इन सब की वजह से मारवाड़ के टुकड़े ही नहीं हुए, उसका केवल विभाजन ही नहीं हुआ, बल्कि आर्थिक दशा भी शोचनीय हो गई। बड़ी बुरी कंडीशन में ये जोधपुर उस वक्त आ गया था। मारवाड़ के ऐसे टुकड़े कर दिए थे पेशवा, सिंधी और होलकर ने मिलके, कि राम सिंह को भी शासन में बिठा दिया और भगत सिंह को भी बना दिया, शासन के टुकड़े कर दिए, जिसकी वजह से इनकी हालत बड़ी खराब हो गई। फिर है मेवाड़ का उत्तराधिकार संघर्ष। मेवाड़ का उत्तराधिकार संघर्ष भी ऐसा ही कुछ था। 1761 ईस्वी में महाराणा राज सिंह द्वितीय की मृत्यु होती है और इनका उत्तराधिकारी बनाया जाता है अरी सिंह को। फिर दूसरा, इनके विरोध में काफ़ी लोग खड़े हो जाते हैं, तो फिर दूसरा दावेदार इनका रतन सिंह बन जाता है। तो इस तरह से मारवाड़ के में भी उत्तराधिकार संघर्ष चलता रहता है। फिर अब अंग्रेज और संधियाँ, ये हम पढ़ते हैं। ये क्या चीज़ थी? अंग्रेज और संधियाँ। अब धीरे-धीरे मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठों द्वारा फैलाई गई अराजकता, राजस्थान की रियासतों में आपसी उत्तराधिकार संघर्षों के बाद अंग्रेजी साम्राज्य की तरफ राजपूत राजाओं का झुकाव बढ़ने लग गया। यानी ये लोग बड़े परेशान हो गए। खुद आपस में राजपूत जो हैं वो युद्ध लड़ लड़ के परेशान थे। मुगलों ने सॉरी मराठों ने इतना ज़्यादा इन्हें परेशान किया था, आए दिन आक्रमण, उससे ये परेशान हो चुके थे, और मुगल साम्राज्य का तो लगभग इस वक्त तक पतन हो ही चुका था। ठीक है? औरंगज़ेब के बाद कोई ऐसा ख़ास शासक नहीं रहा जिसने मुगल सत्ता को बढ़ाया हो, ऐसा कोई भी नहीं था। अब अंग्रेज़ जो है वो भी अपना राजनीतिक और आर्थिक लाभ बढ़ाने के लिए और शक्ति विस्तार बढ़ाने के लिए राजपूत शासकों से दोस्ती करने लग गए और उनसे संधियाँ करने लग गए। अब इनको ये तो पता लग ही गया था कि हमें अगर यहाँ पर रहना है, अगर हमें अपने इस व्यापार को बढ़ाना है, क्योंकि इनको काफ़ी एडवांटेज मिल रहे थे और इन्होंने पॉलिटिकल एजेंट अपने धीरे-धीरे डालने शुरू कर दिए थे, तो जिसकी वजह से ये अपना राज्य विस्तार करने में लगे हुए थे। अब देखते हैं क्या हुआ। सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को भरतपुर राज्य ने अंग्रेजों से सहायक संधि की थी। फिर 1818 तक सिरोही राज्य को छोड़कर सभी रियासतों ने अंग्रेजों से संधियां कर ली थी। फिर है मारवाड़ राज्य के विरोध के कारण 1823 में सिरोही ने भी अंग्रेजों के साथ संधि कर ली। यानी कि मारवाड़ राज्य का जोधपुर घराने का इतना विरोध होने लग गया था कि सबने संधि कर ली, तो सिरोही क्यों पीछे बैठा है। तो फिर 1823 में सिरोही ने भी अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर ली। अब हम पढ़ रहे हैं, छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है इसमें, वो हम देख लेते हैं। अहदनामा, अहदनामा क्या होता है? इकरारनामा होता है, समझौता पत्र होता है। चौथ के बारे में हमने पढ़ा ही था, मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला शुल्क या कर। खिराज क्या होता है? कृषि भूमि पर लगने वाला कर। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1817 और 1818 में अंग्रेजों को दिए जाने वाले खिराज से देशी शासकों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। लगभग हर रियासत ने, हमने देखा ही है कि सारी रियासतों ने अंग्रेजों से सहायक संधियां कर ली थी। अंग्रेजों के पॉलिटिकल एजेंट यहाँ पर बैठने लग गए थे। तो जितना भी इनका इंटरनल मैटर जो सॉल्व होना चाहिए था, वो सॉल्व नहीं हो पा रहा था रियासतों का, बल्कि और उलझता जा रहा था। इंग्लिश गवर्नेंस इतनी ज़्यादा इंटरफेयर करने लग गई थी कि इन देशी शासकों का खुद हालत इतनी खराब हो गई कि इनकी कृषि
इनका आर्थिक स्थिति, इनके आपसी रिश्ते सब चीज़ें खराब होती जा रही थी और उस पर और क्या चीज़ होती जा रही थी, कंडीशन इनकी बढ़ती वर्स्ट टू वर्स्ट होती जा रही थी, वो थी राजस्थान में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश प्रारंभ होना शुरू हो गया। अब अंग्रेजी सरकार वालों ने क्या किया कि ईसाई मिशनरियों को भेज दिया कि आप यहाँ पर अपने धर्म का प्रचार करें। राजस्थानी लोगों में रियासतों को इनसे जोड़ें, इनको एजुकेशन देना भी स्टार्ट किया, लेकिन उसके साथ-साथ धार्मिक शिक्षा भी अपनी धार्मिक शिक्षा, ईसाई धर्म की शिक्षा देना शुरू कर दिया था। इन सारी चीज़ों के विरोध में जनसाधारण में इतनी ज़्यादा प्रतिक्रियाएँ हुई, जो आगे चलकर 1857 के संग्राम में परिवर्तित हुई। तो आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए इजी इजी लाइफ के साथ। चैनल को लाइक से शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और डोंट फॉरगेट टू प्रेस डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन। आगे से आगे आपको वीडियोस मिलती रहें, इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। हार्दिक आभार। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।